हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बीइंग्स 450 प्लस। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एज वेल एज इसमें जो अभी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं 70 ईयर से ज्यादा के लोगों के लिए जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो उस पर पहुंचने से पहले इस स्कीम को देख लेते हैं क्योंकि इसे भी अपने 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सो ऑब्वियसली बात है, यू कैन एक्सपेक्ट। चलिए इसमें शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक जानते हैं और अभी तक हमने न्यूज़पेपर के थ्रू कितना जाना है इसके बारे में उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि अभी तक हमारे पास 2011 का सेंसस है। सो एज पर 2011 सेंसस हमारे यहाँ 8% जो पॉपुलेशन है इट कैन बी कॉल्ड एज सीनियर सिटीजन, राइट। और एक्सपेक्टेड है दैट दिस पॉपुलेशन गोना इंक्रीज टू 20% बाय 2050। अब देखिए, दो चीजें हो रही हैं लाइफ में। एक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, राइट। और दूसरा कि आजकल जो बीमारियां हैं वो जल्दी आ रही हैं। सो क्रॉनिक डिजीज कम एज में आ रही है। आजकल 40 के आसपास लोगों को बीपी की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है एंड सो ऑन। सो इन दोनों वजह से ही हमें जरूरत है कि हमारे यहाँ जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है वो इम्प्रूव किया जाए, राइट। इसीलिए सरकार ने स्टेप लिया है दैट इफ यू आर 70 ईयर्स और अबव you will get a health assurance, same 5 lakh rupees. Now this 5 lakh rupees is per family. That means अगर आपकी फैमिली में दो सीनियर सिटीजन है 70 प्लस, ओके, तो उन दोनों में स्प्लिट होगा ये 2.5 लाख 2.5 लाख। ऐसा नहीं कि जितने ओल्ड एज पीपल हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। तो इट इज अगेन दी पर फैमिली, राइट। दिस इज वन फैक्ट। इसके अलावा अभी तक आयुष्मान भारत की जो परफॉर्मेंस रही है उसमें 15 करोड़ फैमिलीज को ये टारगेट कर चुका है एंड करीब करीब माना जाता है कि 50 करोड़ इंडिविजुअल्स, अगर हर फैमिली में हम 5 भी कंसिडर करें, और उसमें दिया जाता है आपको 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवरेज पर फैमिली पर ईयर, राइट। लेकिन इस स्कीम का मेजर जो फोकस रहा वो रहा सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर पर। प्राइमरी को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर गए ये लोग। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन था तो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हमेशा यही चाहते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के ट्रीटमेंट में ज्यादा फायदा है रादर देन प्राइमरी। प्राइमरी हेल्थ केयर जो थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया इन दी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लेकिन उस पर आप फंडिंग देखने या उसका बजट देखने वो काफी हद तक रिड्यूस किया गया। ओके, गोल मोस्टली यही था कि हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना है यहाँ पर। हालांकि उसमें बहुत ही लिमिटेड सक्सेस है बिकॉज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ये आपके एडमिट होने से 3 दिन पहले और एडमिशन के बाद आई थिंक 5 और समथिंग, ठीक है, ऐसे ही कुछ डेज को सिर्फ कवर करता है। उसके बाद आपके जो खर्चे हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मेडिकल मेडिसिन, इन सब के खर्चे को ये कवर नहीं करता है, इसलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऑलराइट, इसके बाद इसकी सक्सेस का एक सबसे बड़ा रीजन रहा कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने खुद को एम्पैनल किया। हालांकि उसमें काफी सारे इश्यूज हैं, उनकी हम बात करेंगे। बाकी पिछले कुछ हफ्ते में हमने एक चीज पढ़ी थी कि सीएजी ने कुछ रिपोर्ट दी जिसमें उसने कहा कि एक ही मोबाइल नंबर या एक ही आधार कार्ड पर मल्टीपल हेल्थ कार्ड बना दिए गए, मोर देन 9 लाख ऑन सेम नंबर, ठीक है, वन नंबर या वन आधार। इसके अलावा कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मिसगाइड करते हैं, फैमिली ऑलरेडी स्ट्रेस में रहती है, उसके बाद भी उनको कहा जाता है कि अगर आप इस स्कीम के अंडर में एनरोल करके ट्रीटमेंट कराएंगे तो फिर इसमें बहुत लंबी प्रोसेसिंग चलेगी, डिले होगा सब कुछ एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। तो फिर फैमिली से ओके सर छोड़िए, आप तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल्स प्राइवेट अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो ये दो इसके सबसे बड़े चैलेंजेस निकल के आए। दूसरा जो अभी हमने लेटेस्ट आर्टिकल में देखा था दैट एक तरफ था यूएसए मॉडल जो कि पूरी तरह से इंश्योरेंस बेस्ड था, लेकिन उस वजह से क्या हुआ, उनकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ती चली गई क्योंकि इंश्योरेंस के थ्रू पैसा मिल ही रहा था, तो पेशेंट्स ने भी उतना केयर नहीं किया कि हॉस्पिटल्स कितना चार्ज कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स ने भी ज्यादा केयर नहीं किया कि हम पेशेंट से ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहे क्योंकि अल्टीमेटली तो वो इंश्योरेंस से पैसा आना है। ठीक है, तो ये यूएसए मॉडल था। दूसरी तरफ था थाईलैंड मॉडल। थाईलैंड मॉडल में इन लोगों ने क्या किया था, प्राइमरी हेल्थ केयर को ज्यादा स्ट्रेंथन किया था ताकि जो भी बीमारी हो या जो भी इलनेस है वो वहीं पे पकड़ में आ जाए और सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे जाने की नौबत ना आए, ताकि प्राइमरी अगर आपका स्ट्रेंथन होता है तो सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर पर पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती और इस पे जो बर्डन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑलराइट, तो ये इतनी चीजें हैं जो अभी तक हमने पिछले 1-2 हफ्ते में न्यूज़पेपर में देखी है, राइट, वो हमने रिवाइज की। अब चलिए अब देख लेते हैं स्कीम के कुछ फीचर्स जल्दी जल्दी। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम, 2018 में लॉन्च हुई थी।
रेकमेंड की थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने, और ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाउ एम, अब देखिए ये जो एम होते हैं, गोल होते हैं, ये एज इट इज ही याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके आंसर के लिए। जहां पर एम था टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का भी पार्ट है, राइट। ये एग्जैक्टली यही वर्ड यूज हुए वहां पर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योर करना है। विच एनकम्पास प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्योरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव केयर, हेल्थ केयर के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है ये। फंडिंग की बात करें तो इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दैट इज शेयर किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कवरेज की बात करें तो 10 करोड़ फैमिलीज के लिए लाया गया था, 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को कवर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अब ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ना, ये एक तो ठीक ठाक नहीं है पूरा, और ये बहुत आउटडेटेड भी हो चुका है। तो इस बेसिस पर जब आप टारगेट कर रहे हो, यानी आप वैसे भी जेन्युइन बेनिफिशियरीज मिस आउट कर जा रहे हो कई सारे, वो सब इसके चैलेंजेस में दिखेंगे। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नाउ अगर हम अपनी 7th शेड्यूल में देखें तो पब्लिक हेल्थ इज एक्चुअली ए स्टेट सब्जेक्ट। The scheme has taken country closer to the sustainable goal 3.8 which envisages universal health coverage। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके आंसर में देखने चाहिए। इस स्कीम का जब आयुष्मान भारत आया था तब इसके दो कंपोनेंट थे, लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट गवर्नमेंट ने खुद भी काफी हद तक नेगलेक्ट किया है, और न्यूज वगैरह में भी थोड़ा नेगलेक्ट में ही चलता है वो। ठीक है, दो कंपोनेंट में फर्स्ट था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सेकंड था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, मेनली हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको काफी नेगलेक्ट करके चलती है खुद गवर्नमेंट भी। It covers primary care hospitalization by providing comprehensive health care for non-communicable disease, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो अब देख सकते हैं आप कि प्राइमरी हेल्थ केयर में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स ने उतना बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट को इस पे फोकस करने की जरूरत थी, बट गवर्नमेंट का भी फोकस इस पे ज्यादा रहा नहीं, उन्होंने भी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर पे ज्यादा ध्यान दिया, इन चीजों को एज इट इज छोड़ दिया गया। और वो चीज हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल या विलेज लेवल की जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें देखते हैं, ये कहीं डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पे कंपाउंडर ही इलाज कर रहे हैं। अभी एक जगह पर किसी कंपाउंडर ने यूट्यूब देख के इलाज कर रहा था बच्चे का किडनी स्टोन निकालने का, एंड दैट चाइल्ड डाइड। ओके, तो इस तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे, तो इस पे ज्यादा फोकस किया नहीं गया। फोकस किया गया सेकंड कंपोनेंट जो कि है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, टू प्रोवाइड ए हेल्थ कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। अब जब हम आपकी जो सर्जरी वगैरह हो गई या हॉस्पिटल में काम हो गया, उसके बाद का जो खर्चा होता है उसमें यहाँ पे ये कवर करता है 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, जैसे आपको बाद में डायग्नोस्टिक्स कराना है, मेडिसिन वगैरह लेनी है उसके लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना कवर करेगा, 3 days एंड 15 days। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कवर नहीं करता, थोड़ा तो करता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर। ठीक है, इट डजेंट मैटर आपकी फैमिली 5 मेंबर्स की है या 12 मेंबर्स की है। सेकेंड इज द स्कीम इज पोर्टेबल। अब ये इसका एक सबसे बड़ा रीजन था इसकी सक्सेस का, कि अगर मैं रजिस्टर मध्य प्रदेश में हूं लेकिन मैं स्कीम अवेल करना चाहता हूं दिल्ली में, तो मैं वो भी कर सकता हूं। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं डिजिटल आईडी बना के दी लोगों को, आप लेके जाइए, आप किसी भी स्टेट में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम रीजंस कि क्यों ये हाईली सक्सेसफुल रही। ओके, 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करता है, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फैमिली साइज एंड इट इज पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, दीज 3 आर द मेन रीजंस फॉर इट सक्सेस। अभी और भी हैं, हम बात करेंगे उनकी। इसके अलावा ये दो कंपोनेंट हो गए स्कीम्स के। ठीक है, इसके अलावा हमने एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी लॉन्च किया इन 2021 टू प्रोवाइड ए यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी फॉर ऑल इंडियन सिटीजन। अब इस पे ध्यान दीजिए, फॉर ऑल Indian citizen, not all residents, all Indian citizen, to help hospitals, insurance firms, and citizen access health records electronically whenever required। स्टेटस जान लेते हैं, कितना सक्सेस रहा है, कितना फेलियर रहा है। 10 करोड़ फैमिलीज की बात की गई थी, लेकिन ऑलमोस्ट 15.5 करोड़ फैमिलीज को कवर किया गया है। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, सही है गलत है वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें से वही पढ़ना है जो गवर्नमेंट ने बताया है यहाँ पर न्यूज में। 15.5 करोड़ फैमिलीज को कवर किया गया है, ऑलमोस्ट करीब करीब इंडिया की 50% पॉपुलेशन को टारगेट कर लिया गया है यहाँ पर। 11 स्टेट यूटीज ने अपने आप को पुश किया है कि हम 100% कवरेज करेंगे अपनी पॉपुलेशन का।
स्टेट लेवल पर, एंड 48% ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर दिस स्कीम आर अवेल्ड बाय वुमेन। क्यों? बिकॉज देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप बायोलॉजिकली भी देखेंगे तो वुमेन की थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन। और जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वुमेन की पॉपुलेशन आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी। अगर आज हम अपनी ओल्ड एज पॉपुलेशन को देखें ना तो उसमें करीब 58% पॉपुलेशन वुमेन है, और इस 58 में से भी 48% जो वुमेन है दे आर विडो। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्कीम इन वुमेन्स के लिए कितनी यूजफुल होगी, राइट? ओके, सो मोर देन 24 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन क्रिएटेड। इसने लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट तो कम किया होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट का कहना है कि इट हैज रिजल्टेड इन सेविंग ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। और वर्ल्ड बैंक का भी कहना है दैट द प्रोपोर्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया एट 51% इज द हाईएस्ट अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये हमने न्यूज़पेपर में भी देखा था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में हाईएस्ट है वर्ल्ड में। नाउ ऑल दीज आर फैक्टर्स जिस वजह से ये स्कीम सक्सेसफुल रही है। फर्स्ट फर्स्ट इस प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। हॉस्पिटल्स ने अपने आप को एम्पैनल किया क्योंकि पैसा तो वहां से मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पब्लिक हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो इतने नहीं है जो इतनी पॉपुलेशन को कैटर कर सकें। उसके बाद अगर डब्ल्यू के नॉर्म्स भी देखें हम तो डॉक्टर एंड पेशेंट का रेशियो भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पुअर है। इसके अलावा ये जो प्राइवेट सेक्टर्स थे इनके लिए एक हेल्थ बेनिफिट पैकेज दिया गया था। इनको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सेकेंड इज क्विकर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 15 डेज में ये सब सेटल कर देंगे, आपकी जो भी क्लेम है। आपने ट्रीटमेंट कर दिया, सर्जरी कर दी, उसके बाद आप सारी डिटेल्स ऊपर अपलोड कर दीजिए और 15 डेज में हॉस्पिटल से उनका पैसा मिल जाएगा। बट दी थिंग इज, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो ये भी क्लेम किया कि हम लोग 7 डेज करेंगे इसको रिड्यूस करके, ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे सिस्टम में। बट यही इसका एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि डिले थोड़ा ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। 15 डेज की बात तो की गई है लेकिन और ज्यादा डिले देखने को मिलता है, और इसलिए प्राइवेट सेक्टर अब उतना ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो कि हमने 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा था। वो एंथुसियाज्म अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं रहा है इस स्कीम को लेकर। नेक्स्ट इज रिवॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि जिन हॉस्पिटल्स का एक ट्रस्टवर्दी रिकॉर्ड है तो उनको हम अपफ्रंट पे भी करेंगे अराउंड 50%, अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 50%, प्रोवाइडेड योर ट्रैक रिकॉर्ड, आपके हॉस्पिटल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो इसमें। तो क्लेम सेटलमेंट में हम वेरिफिकेशन के बिना ही एटलीस्ट एक बार आपको अपफ्रंट पेमेंट 50% कर देंगे। उसके बाद हम एडजुडिकेशन करेंगे कि आपने कितना एग्जैक्टली खर्चा आया, कितना आपने क्लेम किया है। ओके, और उत्तर प्रदेश को इसी के लिए 2 अवार्ड भी मिले थे फॉर देयर एक्सलेंट वर्क इन प्रधानमंत्री जय एज वेल एज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इन 2 चीजों के लिए उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड भी दिए गए। नेक्स्ट इज गाइडेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हर एक हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी किया गया था दैट यू मस्ट हैव इट डेडिकेटेड आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र इज लाइक, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, तो वहां पर एक आरोग्य मित्र बिठाया जाता है, वो आपको पूरा हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, गाइड करेगा, ठीक है। और ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है माइग्रेंट्स के केस में, जिनके साथ ये इशू रहता है कि हमारा ये कार्ड तो कहीं और का बना है लेकिन अभी इमरजेंसी है और यहीं पे हमें दिखाना है। तो ऐसे में आरोग्य मित्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। हालांकि शुरू में तो अपॉइंट किए प्राइवेट हॉस्पिटल से, लेकिन बाद में अपॉइंट करना भी बंद कर दिए। इसके अलावा भी जैसे आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो या कुछ भी हो तो आप खुद को वॉलेंटरली एनरोल कर सकते हो कि मैं आरोग्य मित्र बन के काम करना चाहता हूँ। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसने अपना प्रॉपर एक कॉल सेंटर बनाया, और ये कॉल सेंटर आपको विद इन 48 आवर्स, जैसे आप डिस्चार्ज हुए उसके विद इन 48 आवर्स आपको कॉल करके कैसी क्वालिटी थी हॉस्पिटल्स की सर्विसेज की, कितनी क्वांटिटी, आपका कितना क्या क्या हुआ है, ठीक है, ये सारा फीडबैक ये लेता है आपसे विद इन 48 आवर्स, राइट। नेक्स्ट इज हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट। हॉलिस्टिक इसलिए क्योंकि ये सभी तरह की हेल्थ कंडीशंस को कवर कर रहा है, ठीक। और ये अपने आप में कैशलेस भी है, कैशलेस ही क्या, इवन फेसलेस भी है। आप बस अपना आईडी कार्ड दिखाइए और आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। डिजिटलाइज सर्विस डिलीवरी। यहाँ पर आपको
यहाँ पर एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाया जाता है, ऑब्वियसली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही मॉनिटर करेगी। ये ट्रैक करता है इसका इम्प्लीमेंटेशन इन रियल टाइम, कि कितने पेशेंट कवर हो रहे हैं, कितने हेल्थ आईडी जनरेट हो रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। दूसरा, इट एंश्योर्स योर प्राइवेसी, यस इट इज अ, यहाँ पे आप फेसलेस क्लेम करते हो, लेकिन यही एक रीजन भी है जिस वजह से ये इतना करप्शन हुआ है। जो सीएजी की रिपोर्ट ने बताया है कि एक ही मोबाइल नंबर पे, एक ही आधार कार्ड पे 9.3 लाख, टू बी प्रिसाइज 9.3 लाख कार्ड्स बना दिए गए एक ही मोबाइल नंबर पे, राइट। तो वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आप फेसलेस क्लेम की बात कर रहे हो। इसके अलावा इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इसकी हेल्प के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर द माइग्रेंट्स। इसकी सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था पोर्टेबिलिटी। जैसे हमने अब राशन कार्ड के लिए भी ले आए वन नेशन वन राशन कार्ड, ये तो ये मैटर करता है बहुत। रियल टाइम मॉनिटरिंग, अब यहाँ पर फ्रॉड को रोकने के लिए नेशनल लेवल पर भी एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई गई थी और स्टेट लेवल पर भी नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट, एज वेल एज स्टेट लेवल पर भी एंटी फ्रॉड यूनिट। इसके अलावा इन्होंने क्लेम किया हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह सबका यूज करेंगे टू ट्रैक द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। लेकिन जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट दिखाती है, उसके बाद भी ये चीजें उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, राइट। इंक्लूसिव ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर ये ट्रांसजेंडर्स को भी कवर करता है। अराउंड 50 पैकेजेस दिए गए हैं, ये डिजाइन किए गए स्पेशली स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इंक्लूडिंग इन 50 पैकेज में वो चीज भी कवर है जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, अगर किसी को वो सर्जरी वगैरह करानी है तो वो चीज भी यहाँ पर कवर की गई है ऑलरेडी, राइट। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ऑब्वियसली 8-10 हमने डिस्कस किए हैं, कोई भी 4-5 अच्छे वाले जो इजीली आप याद रख सकते हो वो रखो, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये फैक्ट्स मैंने बीच बीच में डाल दिए हैं, ओके। ये जैसे आरोग्य मित्र है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट वॉलेंटरीली कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है, दैट यस वी वांट टू वर्क एज आयुष्मान मित्र टू असिस्ट पेशेंट्स एंड टू कोऑर्डिनेट विद द बेनिफिशियरीज एंड द हॉस्पिटल्स। अगर पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की बात करें हम, तो अभी भी इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी वी आर जस्ट एट 2%, जबकि ये बोला जाता है कि एटलीस्ट हमें कम से कम 4% तो स्पेंड करना चाहिए और 6% अपने एजुकेशन में, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन आप बेसिक, अगर इसी में अपनी जीडीपी का 10% नहीं देंगे तो फिर चाहे हम रोज रोडवेज बना लें, ब्रिज बना लें या कुछ बना लें, ठीक है, अगर इन दो चीजों में हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अपने आप को फेल कर रहे हैं। ना व्हाट आर द इश्यूज जो सीएजी ने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट, बेनिफिशरीज रजिस्ट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 का, इट इज टोटली आउटडेटेड एंड इररेलेवेंट नाउ। वी आर लिविंग इन 2024, ठीक है, और आप 13 साल पुराना डेटा यूज कर रहे हो यहाँ पे। इसके अलावा जो जब भी एप्लीकेशंस आती हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन एज वेल एज रिजेक्शंस ऑफ देयर एप्लीकेशंस, ये बहुत ही आर्बिट्री मैनर में किया जाता है, ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है और क्यों किसी का रजिस्टर हो रहा है। तभी तो ये चीजें निकल के आई ना कि कैसे एक ही आईडी पर 9.3 लाख कार्ड जनरेट कर दिए गए, ठीक है, ऑन सेम नंबर सेम आधार। ये चीज क्यों आई? क्योंकि ये सब आर्बिट्री हो रहा है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सेकेंड, मेल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे काफी बेवजह के इंश्योरेंस क्लेम किए गए फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आप जाते हो, छोटा सा कुछ है, वो जबरदस्ती नहीं नहीं आपको ये है, इसकी एक सर्जरी कर देते हैं, और कई बार दोनों कॉलिजन में आ जाते हैं, थोड़ा फायदा आपको हो जाएगा, थोड़ा हॉस्पिटल को हो जाएगा, वी कैन क्लेम कि आपका ये चीज हुई है, वो चीज हुई है, बट एक्जैक्टली हुई नहीं होती, ठीक है। तो ये मेल प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा की गई है इंश्योरेंस क्लेम की वजह से, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये यूएसए में भी होता है। इसलिए लोगों ने कहा कि यूएसए का मॉडल अपनाने से पहले हमें थाईलैंड का मॉडल अपनाना था, हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत दुरुस्त करने की जरूरत थी। अगर छोटे से फीवर के लिए भी हमें गंगाराम हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो वो समझ में आता है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं और ऑल दोस थिंग्स, ये सब बेस्ड हैं, सिर्फ नाम के लिए। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट। दिस हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट ये आपने कर तो लिए, बट इस पे प्रॉपर चेक नहीं है। जैसे हॉस्पिटल जब इसमें एम्पैनल करना चाहता है अपने आप को, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए। जैसे आपको राउंड द क्लॉक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि आपके हॉस्पिटल में फार्मेसी भी होनी चाहिए, ब्लड बैंक भी होना चाहिए, लेबोरेटरी भी होनी चाहिए, डायलिसिस यूनिट भी होनी चाहिए, आईसीयू केयर भी होना चाहिए। बट सच्चाई ये है कि इस क्राइटेरिया में कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल फिट नहीं बैठते, लेकिन उसके बाद भी इनको एम्पैनल कर लिया गया यहाँ पे। अब वो समझ सकते हैं,
थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिशियन से जुड़ा होता है, वो अपने हॉस्पिटल्स को इसमें एनलिस्ट करवा देते हैं विदाउट कि वो उस क्राइटेरिया में एग्जैक्टली वो सारी फैसिलिटीज रखते भी हैं या नहीं। जुगाड़ से अपना नाम इसमें डलवा लिया, उसके बाद फर्जी बिलिंग करते रहे और सरकार से इंश्योरेंस का क्लेम लेते रहे। ओके, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल शॉर्टेज। तो ये तो इंडिया की ऑलवेज प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उतने ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, और उतने अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, स्पेशली इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, राइट। नेक्स्ट इज मिसिंग हॉस्पिटल। अब लिस्ट में तो हॉस्पिटल का नाम है, स्पेशली यूपी में अगर आप देखेंगे लिस्ट में तो हॉस्पिटल का नाम है, बट एग्जैक्टली वो हॉस्पिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस नाम रजिस्टर कर लिया, बिल्स बना रहे हैं बैठ के एक कमरे में एंड क्लेम करते जा रहे हैं, ठीक। तो ठीक से इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रही है। बस आगे तो चार पांच जो इश्यूज, ये वो इश्यूज हैं जो खुद सीएजी ने हाईलाइट किए, ये हम खुद से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट में हाईलाइट हुए थे। ओके, अब चलिए अब हम आते हैं ये जो 70 ईयर्स से ज्यादा के लोगों के लिए जो लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये द हिंदू में आया था। नो, बेनिफिशरीज के बारे में सिर्फ तीन बातें पहले याद रखिए कि कोई भी अगर 70 साल का होगा, अभी एग्जैक्टली 70 क्यों रखा गया है वी डोंट नो, ठीक है। 60 रख सकते थे, कुछ स्टेट में रिटायरमेंट एज 65 करने वाले हैं, 65 रख लीजिए, या फिर 80 रख सकते हो जब कैरियटिक केयर, मतलब उस टाइम तो फिर डेफिनेटली सबको जरूरत होती है। बट 70 क्यों रखा गया है वो गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए, उनकी मर्जी। एनीवन हु हैज टर्न्ड 70 एज पर देयर आधार कैन रजिस्टर फॉर न्यू हेल्थ कवर, ठीक है। एक तो पहली बात ये है कि आपकी फैमिली को अगर ऑलरेडी इसमें कवरेज मिल रहा है तो भी अगर आप ओल्ड पर्सन जो है उसको अलग से कवर करना होगा यहाँ पे, ठीक है, अलग से उसको एक और कार्ड बनवाना होगा। Everyone age of 70 or more will be entitled to cover of rupees 5 lakh annually shared within the family. Okay, अगर दो ओल्ड मेंबर है घर में तो वो 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा आपको। ये नहीं है कि 5 लाख का मिलेगा इंडिविजुअल को, ठीक है, पर फैमिली ही दे रहे हैं अभी भी। अगर आप ऑलरेडी कवर्ड हैं पहले से, ठीक है, तो भी आपको मिल सकता है, लेकिन सिर्फ एल्डरली पीपल को, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस के हटा भी दें, आप चाहे बीपीएल में आते हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, रिच हो, डजंट मैटर, अगर आप 70 एंड अबव हैं तो 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, राइट। ये तीन मेन फैक्ट्स हैं बेनिफिशियरीज के। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो भाई आयुष्मान ऐप पे जाके रजिस्टर करना होगा, ठीक है। आपको अपने ई के केवाईसी से कंप्लायंस करना होगा एंड फेस ऑथराइजेशन इनेबल किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फेस ऑथराइजेशन क्यों इनेबल किया गया है? क्योंकि कई बार होता है कि ओल्ड एज के साथ साथ आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको रीड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और यहाँ पे हम ओल्ड एज पीपल की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, अगेन द हिंदू में एज इट इज आया था, हमने वही लिया है। देखिए, ऑप्शन फॉर ऑलरेडी कवर्ड पीपल। अब सरकार भी कुछ स्कीम्स चलाती है इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, तो उसमें जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, इस या फिर जो डिफेंस के पर्सनल है, रेलवे पर्सनल है, अगर ये लोग ऑलरेडी इसमें कवर हैं, ठीक है, पहले से, तो इनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चूज कर सकते हैं कि अब आपको आयुष्मान भारत के अंडर में कवरेज चाहिए या जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसी में रहना चाहते हैं। ओके, तो दीज पीपल हैव बीन गिवन द ऑप्शन, ये उनकी मर्जी है कि वो एग्जिस्टिंग स्कीम में ही रहना चाहते हैं या फिर इसमें स्विच करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल। दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी ईएसआईसी कवरेज में, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब देखिए, ये जो एम्प्लॉयज का है ना, तो यहाँ पे या तो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रीमियम के लिए, या फिर उसका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ईएसआईसी में सरकार कहीं भी पिक्चर में नहीं आती है, और सरकार यहाँ पे पिक्चर में नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये अगर आपके पास ऑलरेडी कवरेज है तो होने दीजिए। एडिशनली इसके बाद भी आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल टू हैव बोथ, जो एग्जिस्टिंग कवरेज है वो भी, जबकि जो ऊपर एम्प्लॉइज थे, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट दे रही है, वहां पे गवर्नमेंट ने कहा अब आपको इसी एक ही स्कीम में रह सकते हो सिर्फ, लेकिन नीचे ये तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर प्रीमियम दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप वो भी रखिए और सरकार जो आप देगी वो भी आप रख सकते हो, यानी कि उनको दोनों बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे, राइट। थर्ड वो लोग आते हैं जो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग खुद से अगर ले रखा है, आपने प्राइवेटली परचेज किया है, तो उनको भी कहा गया है कि आप भी दोनों को कवर कर सकते हो, ठीक है। आप वो प्राइवेट वाला है उसका भी बेनिफिट ले सकते हो और आयुष्मान भारत के अंडर भी बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ भी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो इंडिविजुअल ने खुद फिल किया है, राइट। ऊपर भी जो है वो या तो एम्प्लॉय ने किया होगा या एम्प्लॉयर ने किया होगा, वहां भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, यहाँ भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन दोनों कैटेगरी वाले लोगों को भी देगी, और यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट पहले से पे कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास अब ऑप्शन है कि आप कौन से में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीन
तरह की कैटेगरी बनाई गई है इंक्लूजन एक्सक्लूजन में। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में इसी तरह के स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस पे। फर्स्ट, it will expand the healthcare ambit for senior citizen। ना देखिए, अभी तक हमारे पास जितनी सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है ना, जैसे 8.3% टू बी प्रिसाइज, ठीक है, इतनी हमारे पास ओल्ड एज पॉपुलेशन है। इस 8.3 में से हार्डली 20% जो ओल्ड पीपल हैं उनको अभी तक किसी ना किसी तरीके का कवरेज मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इन 8.3 में भी करीब 80% ऐसे हैं जिन्हें कोई कवरेज नहीं है, ओके। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो किया है एटलीस्ट वो एक अच्छा स्टेप है, ठीक है, ताकि जितने ओल्ड एज हैं एटलीस्ट कम से कम जो ओल्ड पीपल है उनके लिए तो यूनिवर्सल कवरेज हो, राइट। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को भी देना है एक दिन, बट अभी कम से कम जो ओल्ड एज पीपल है 70 से ऊपर, उनको तो यूनिवर्सली यानी कि पूरे 8.3 अगर है, अभी यही मान के चल सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास 2011 का ही डेटा है, पूरे जो 8.3% है उन सबको कवरेज मिले। उसमें अभी तक हार्डली 20% को ही कवरेज मिला है, वो भी अधिकतर तो प्राइवेट इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, राइट, ताकि हम इनकी एक प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें फ्यूचर। क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर ज्यादा है, पेरेंट्स विलेजेस में या स्मॉल टाउन में, कहीं पे तो कोई केयर करने के लिए भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार बच्चे पूछ ही नहीं रहे हैं आजकल तो, और लाइफ टफ भी उतनी हो गई है कि लोगों के पास उतनी इनकम भी नहीं रही। ओके, सो दिस एक्सपेंशन वॉज रियली नेसेसरी। सेकेंड इज इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन। अब जैसे कि प्रोडिक्शन है कि बाय 2050 वी विल हैव अराउंड 20% ऑफ अ पॉपुलेशन एज एल्डरली, राइट। तो ये जो गेरियाटिक नीड होगी इसकी हमें और ज्यादा नीड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अपने पेरेंट्स की जो जनरेशन है वो 4-5 इतने भाई बहन हुआ करते, आज कहीं ना कहीं एक या मैक्सिमम दो हो रहे हैं। तो हमारा जो चिल्ड्रंस हैं वो कम होते जाएंगे, लेकिन ओल्ड एज पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जाएगी। तो इसकी तैयारी अभी से की है तो ये एक अच्छा स्टेप है। सेकेंड, थर्ड इज इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन रेट अमंग एल्डरली। अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखेंगे ना या यूथ की पॉपुलेशन देख लीजिए, तो करीब आप मान सकते हैं कि 3 to 4% एडमिशन रेट है हॉस्पिटल में। बट अगर इसी को हम लोग ओल्ड एज पीपल की बात करें तो उनका एडमिशन रेट है ऑलमोस्ट 7%, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। जितने यूथ एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उससे डबल ओल्ड एज पीपल एडमिट होते हैं, ठीक। तो हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज होगा, इसका रेट और ज्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे डिजीज अब बहुत कम एज में आने लगी है, तो फिर इसकी तैयारी करना जरूरी हो जाता है। दूसरा, जेंडर जस्टिस बाय कैटरिंग द एल्डरली वीमेन। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अमंग द एल्डरली 58% आर वीमेन, एंड अमंग दिस 58% 48% आर विडो, तो इनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो इट विल ऑल्सो इंश्योर द जेंडर जस्टिस। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। नाउ दो सिर्फ 3 दिन पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को ही कवर कर रहा है, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट इट विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉट कंप्लीटली बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो ये 4-5 सिग्निफिकेंस आप ये पॉइंट्स बनाने के लिए काफी है कि इससे क्या बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या है। फर्स्ट, अगर हम स्मॉल टाउन की बात करें या रूरल एरियाज की बात करें तो इसमें पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं हुआ है अभी इस स्कीम का, ठीक है। तो अभी भी हम लोग ओल्ड एज पीपल के लिए भी जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो अचीव करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा, ठीक है। इट इज स्टिल अ चैलेंज स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज, क्योंकि पेनिट्रेशन अभी भी काफी कम है इस स्कीम का। वो आप समझ सकते हैं कि अब जैसे दिल्ली है तो वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल जो सर्जरी परफॉर्म करेगा उसमें उसको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। वो एक सर्जरी करके भी पूरे 5 लाख ले सकता है। तो यहाँ के हॉस्पिटल ने बढ़ चढ़ के एनालिस्ट किया खुद को, लेकिन स्मॉल टाउन में हॉस्पिटल्स ने उतना ज्यादा खुद को एनालिस्ट किया नहीं है। और जो क्राइटेरिया है, ठीक है, अब जैसे एक हॉस्पिटल है उसमें उतनी चीजें नहीं है जितनी उन्होंने डिमांड की है कि आपके पास ये सारी सर्विसेज होनी चाहिए, ब्लड बैंक भी होना चाहिए, ठीक है, आपकी मेडिकल भी होनी चाहिए, उसी में आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी सब कुछ होना चाहिए, तो नहीं है उन हॉस्पिटल स्मॉल टाउन के हॉस्पिटल्स में, तो उन्होंने नहीं लिस्ट किया खुद को। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ कवरेज ऑफ आउट पेशेंट केयर। और दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ आउट पेशेंट केयर का ही जो खर्चा है वो करीब 40 to 80% होता है, तो क्योंकि यहाँ पर ये स्कीम कवर नहीं करती है जैसे आउट पेशेंट केयर को, आफ्टर ट्रीटमेंट आपकी जो केयर की जरूरत है, दूसरा डायग्नोस्टिक्स को,
या फिर आपकी मेडिसिन को, तो ओल्ड एज पीपल के लिए अभी भी लाइफ उतनी ज्यादा इजी नहीं होनी है। ठीक है, ये जो इसको अगर कल को इंक्लूड किया जा सकता है इसमें, तो चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। ये जो 40 to 80% एक्सपेंडिचर है, ये जरूरी है कवर करना। नेक्स्ट इज, यहाँ पे पूरा फोकस जो किया गया वो पूरी तरीके से सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर ही किया गया। ठीक है, अब उसमें एक और दिक्कत ये है कि जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, दे आर वेरी इनएडिक्वेट। ठीक है, उनके पास उतनी अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं है और ना ही उतने डॉक्टर्स हैं। तो अल्टीमेटली लोग प्रेफर तो यही करते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लेते हैं, जैसे यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल है। ठीक है, वहाँ प्राइवेट में ही करा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज तो मिल ही रहा है, बट वो प्राइवेट वाले अपनी जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज करते चले जाते हैं। और ये सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी पे अगर हम फोकस करते जाएंगे, यानी कि बीमारी को जानबूझकर बढ़ने दिया जाएगा एट द प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे आपने अपने उतने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्ट्रेंथन करने पे वर्क किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरा फोकस इस पे किया गया है सेकेंडरी टर्शियरी पे, ये ठीक नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है। फंक्शनल चैलेंजेस, अब इसमें फंक्शनल चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं। सबसे फर्स्ट है मिस इन्फॉर्मेशन। अब जैसा कि गंगाराम हॉस्पिटल का एक न्यूज आर्टिकल आया था, द हिंदू में हमने पढ़ा था, यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन खुद डॉक्टर्स ही स्प्रेड करते हैं कि देखिए आप इस स्कीम के अंडर में ट्रीटमेंट कराएंगे तो इट विल टेक यू मंथ्स। ठीक है, एक तो ये इशू है। दूसरा कि यहाँ पे आपको अननेसेसरीली सर्जरी की जा रही है, जरूरत नहीं है तो भी की जा रही है। तो ये दो बड़े इश्यूज हैं। थर्ड, एक और इशू आता है ओवर बर्डन स्टाफ का। अब यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनमें स्टाफ ऑलरेडी ओवर बर्डन होता है, डॉक्टर्स भी और जो स्टाफ भी। तो यहाँ पर वो लोग चाहते भी नहीं कि अब हम और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दीज इन सबका खर्चा करें विद रिस्पेक्ट टू दिस इंश्योरेंस स्कीम। तो वो कई बार डायरेक्टली कह देते हैं कि नहीं, आप अपना डायरेक्ट ट्रीटमेंट करा लीजिए, आप इस स्कीम के चक्कर में मत पड़िए। Right? क्योंकि यहाँ पे ओवर बर्डन है ऑलरेडी स्टाफ, उसकी शॉर्टेज है हमारे पास। हालांकि हमने कह दिया कि आरोग्य मित्र बन जाइए वॉलेंटरली लोगों की बेनिफिशरीज की हेल्प करने के लिए, बट कितने इसमें वो करेंगे? इसमें ज्यादा लोगों ने कोई एनरोल किया भी नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अगर ये भी है कि किसने कर भी लिया है, तो उनका मोस्टली जो रोल रह गया वो बस काउंसिल करने का ही रह गया है, जो पेशेंट आया उसके रिलेटिव्स को काउंसलिंग देने का। बट वो उसका एग्जैक्टली पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि आप आइए, इस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा आपका, फिर आप इसको क्लेम कर सकते हैं बाद में पोस्ट ट्रीटमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स लगा के, वो सब चीजें करके नहीं दी जा रही। तो आरोग्य मित्र उतना एफिशिएंट नहीं रहा। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल। इसका प्राइम एग्जांपल है यूएसए। ठीक है, इसमें आप वही कोट करेंगे जो न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस किया था, यूएसए वर्सेस थाईलैंड। इन्होंने फोकस किया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे। ठीक, तो हमें भी इसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि टर्शरी लेवल पर बर्डन को कम किया जा सके। ओके, तो ये चैलेंजेस आप यहां से रीड कर सकते हैं। लास्टली फर्दर स्टेप्स, और क्या स्टेप्स हम लोग इसमें ले सकते हैं? देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि ये इसकी जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये जो आरोग्य मित्र आपने बनाए हैं, इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कीजिए, एम्पावर कीजिए कि आप हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए पेशेंट को, स्पेशली क्योंकि मोस्टली इसमें स्कीम में सब गरीब लोग एनरोल हैं, थोड़े से अनएजुकेटेड है, इलिटरेट हैं, माइग्रेंट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा हैंड होल्ड सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इन क्लेम सेटलमेंट एज वेल एज आयरनिंग आउट द ग्लिचेस, जो टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आ जाते हैं। सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे न्यूक्लियराइजेशन होता जा रहा है फैमिलीज का, ओल्ड पीपल आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल, सो वी नीड टू इम्प्रूव द नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। एक तो नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, ये जो डॉक्टर पेशेंट के रेशियो में एसिमेट्री है, इसको नैरो डाउन करने की जरूरत है कि अभी हमारे यहाँ बहुत ही कम डॉक्टर्स अवेलेबल हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पेशेंट्स। इंक्रीजिंग दी रोबस्टनेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर। अब ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, so we need a robust primary as well as secondary public health care which can sharply cut the load on tertiary health care and the need for curative care। अगर हम प्रिवेंटिव केयर पे ही ज्यादा फोकस कर लें तो क्यूरेटिव करने की नौबत नहीं आएगी। नेक्स्ट इज वी नीड टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। उनका ये कहना है कि देखिए, एक तो ट्रीटमेंट रेट बहुत लो है और दूसरा पेमेंट बहुत डिले के साथ आता है। तो ये दोनों चीजें एड्रेस करने की जरूरत है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर पहले बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, अब उसमें वो एंथुसियाज्म क्यों नहीं रहा है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है हमें। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.